नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज रेवाड़ी ज़िले में, हरियाणा राज्य के। और आज फिर एक यूपीएससी की परीक्षा पास की है। हमारे साथ नीतीश मौर्य मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में, और रैंक भी बताते चलें। 90वां रैंक आया है इनका। बहुत ही हैंडसम मेरे साथ युवा मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे हैं और व्यवहार अच्छा है और गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं, गांव में आते जाते रहते हैं, गांव से शिक्षा ग्रहण की है। और इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद, इनके माताजी, दादाजी, छोटी सी फैमिली है, छोटा भाई है वो डॉक्टर्स है। तो इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि रैंक बहुत ही प्यारी, बड़ी अच्छी रैंक है इनकी। तो इनसे ही जानेंगे इनकी जवानी। और हम आपको बताते चलें साहब, पूरे भारत में पहला स्थान है दलित वर्ग में नीतीश मौर्य का, पूरे भारत में पहले नंबर पे। और साहब जनरल कैटेगरी से आए, कोई आरक्षण, कोई कोटा, कोई कुछ नहीं। अपनी मेहनत के दम पर, अपने हौसले बुलंद, इरादे नेक लेके चले थे। और साहब जनरल कैटेगरी में 90वां रैंक, कोई भी किसी प्रकार का कोई कोटा का कोई आरक्षण के सहारे नहीं पहुँचे हैं। नीतीश मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, आपका नाम बता दीजिए। रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी, पूरा भारत आपको देख रहा है, क्या करते हैं पहले ये बता दीजिए। मैं टीचर हूँ, राष्ट्रीय स्कूल खंडोड़ा में पीजीटी इंग्लिश हूँ। कितने साल से? मैं वहाँ 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। प्राइवेट से? प्राइवेट स्कूल है। ओके जी, आप क्या करते हैं? मैं कविता, मैं पीजीटी हिस्ट्री स्कूल में पढ़ाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में, सरस्वती स्कूल में पढ़ाती हूँ। अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? जी मेरे को हो गए 22 ईयर्स। नीतीश मौर्य के माताजी पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। और मैं आपको बताता चलूँ साहब, ये कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर के नहीं है, कोई पैराशूट से ऊपर से नहीं आए हैं, कोई नेता के बेटे नहीं है, किसी डीसी के, किसी आईएएस आईपीएस के पुत्र नहीं है, ना कोई। तो मैं आपके लिए सिर्फ इतने बता रहा हूँ, नीतीश मौर्य कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबके पास दिमाग है, हौसला है। और साहब सबको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के दम पर ही सफलता मिलती है। आप माने या ना माने, कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अगर शॉर्टकट तरीका होता तो नीतीश इतनी मेहनत करके इस सीढ़ी पर नहीं पहुंचता। नीतीश, सबसे पहले जानेंगे, रास्ता बहुत कठिन था, डगर बहुत लंबी थी, उम्र आपकी छोटी थी, तो क्या सोचा आपने? ये इतना बड़ा आपने सीधा ही 90 रैंक लेके आ गए यूपीएससी परीक्षा में। तो 90 रैंक का मतलब सीधा सीधा होता है बहुत ही अच्छी रैंक, आपकी मनचाही पोस्ट आपको मिलेगी। क्या कहें? जी, मैंने कुछ साल पहले सपना देखा था कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक डिप्लोमेट बनना चाहता हूँ मैं। और वही चीज़ थी जो मुझे मोटिवेट करती थी इस चीज़ को करने में। और इसी के लिए मैंने पूरा अपना स्ट्रेटजी बनाया कि मुझे अच्छा रैंक लेना है ताकि मुझे आईएफएस मिले, और इसी से ही मैं इनकरेज हुआ। आईएफएस मिले और आप बहाजते हैं कि मुझे आईएएस आईपीएस, यानी कि बहुत, ये दो ऐसी पोस्ट होती है जो डीलिंग होते हैं पब्लिक की, तो सभी इन्हीं की तरफ भागते हैं क्योंकि हमें एकांत की नौकरी नहीं करना चाहते, हमें पब्लिक डीलिंग चाहिए। तो सभी दो नौकरियों की तरफ ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, डीसी या एसपी की तरफ। आईएफएस विदेश में कहीं भी, तो आप का मतलब ये सपना था क्यों? किसने, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा? नहीं जी, मेरा खुद का था। पहली चीज़, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ना बहुत पसंद है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में, बुक्स में पढ़ना बहुत पसंद है। दूसरा, मुझे लगता है कि अपने देश को 140 करोड़ लोगों को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करना, मैं नहीं मानता कि उससे बड़ी कोई चीज़ होती है, उससे बड़ा कोई पर्क आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। वो सबसे बड़ी खुशी है, वो सबसे बड़ा प्राइड है। तो उसी लिए मैं आईएफएस ज्वाइन करना चाहता था। तो आपने ये सपना देखा क्यों? विदेश में रहने का शौक था या फिर देश को ही प्रोजेक्ट करना चाहते थे आप वही बाहर जाके, या फिर कहीं बचपन में कोई सपना आया आपको, या फिर बचपन में किसी को मोटिवेशन कर दिया, या फिर बचपन में ऐसा कोई आघात लग गया, किसी ने आपको टीच कर दिया हो ये जाएगा विदेश में, ये बनेगा डीसी, तो ऐसा कोई ऐसा तो नहीं था? जी, मैंने कुछ डिप्लोमेट्स को देखा था, सीनियर डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, मिस्टर शिवशंकर मेनन, डॉक्टर एस जयशंकर जी, और जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिस्टर श्याम सरन। इनको मैंने देखा था, यूट्यूब पे देखा था, सोशल मीडिया पे इनके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था कि इनका करियर कैसा रहा है, उसी से मैं इंस्पायर हुआ। और एक और आईएफएस ऑफिसर हैं सीनियर,
अनुपमा सिंह 2014 बैच की हैं, और उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, 2020 में मैंने देखा था, मार्च या अप्रैल की बात है, लॉकडाउन लग रहा था उस वक्त। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। उन्होंने पूरा डिटेल दिया था इसका, अनुपमा सिंह ने, और उनकी वीडियो से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था। तो उससे पहले निशाना कुछ और को और था आपका, या फिर डगर यही थी? वो वीडियो देखा आपने अनुपमा सिंह का, उसके बाद रास्ता बदला या फिर पहले से कुछ और था आपका? नहीं, उससे पहले मैंने कुछ सोचा नहीं था। आईएफएस का रहता था दिमाग में, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं थी सर्विस के बारे में मुझे, और मुझे डिटेल्ड कोई वीडियो या कोई सोर्स मिला नहीं था। और जब मुझे वो सोर्स मिला और मुझे सब पता चल गया इस सर्विस के बारे में, तो फिर मैंने यही डिसाइड कर लिया। उससे पहले यही था कि कुछ मिल जाएगा, उसके बाद देखेंगे, पहले मेंस तो निकले, प्री तो निकले, यही था। तो मेरे साथ नीतीश मौर्य खास बातचीत में मौजूद हैं। टाकरी गांव और साहब रिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में, रिवाड़ी जिला और विधानसभा क्षेत्र बावल में आता है। ये बावल बिल्कुल ये राजस्थान के बॉर्डर पे सटा हुआ गांव है। नीतीश मौर्य, चलो आपकी, अब तो पूरा देश आपको देख रहा है, दलित वर्ग में आप पूरे भारत में एक नंबर पे हैं आज, पूरे भारत में एक नंबर पे है ये लड़का आज। और इसने दिखा दिया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, और आप साफ करने से पहले ही हार जाते हैं। और साफ कठिनाई तो सभी में आती है। आप बिजनेस कर लीजिए, आप नौकरी कर लीजिए, आप कोई भी काम कीजिए, साहब कठिनाई हर डगर पे आएंगी। कठिनाई तो एक हमारा चोली दामन का साथ है। ये जो जिस पोस्ट पे पहुँचे आज भारत में एक नंबर पे, और जनरल कैटेगरी से आए हैं, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। क्योंकि भविष्य में कोई ये भी नहीं कह सकता कि आरक्षण कोटा, आजकल काफ़ी बातें चली रहती है समाज में। नीतीश, आप गांव से जुड़े रहते हैं, गांव में सबको जानते हो आप, आपका व्यवहार अच्छा है, आपके मम्मी पापा यहाँ, दादा दादी सब एक साथ एक परिवार रहते हैं। तो आजकल ऐसा देखा जाता है कि पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर माँ बाप से, परिवार से, गांव से दूर हो जाते हैं। तो ये क्यों? जी, मुझे लगता है क्योंकि वो बाहर चले जाते हैं तो फिर गांव से टच छूट जाता है, कम आना जाना होता है, इसीलिए शायद गांव से मिलना जुलना नहीं हो पाता है। लेकिन मैं तो रेगुलरली गांव आता हूँ, 2-3 महीने में। क्यों आते हो? पेरेंट्स से मिल, गांव की मिट्टी लगता है, मिलना अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा लगता है। दिल्ली में पोल्यूशन है, यहाँ पे साफ भी है हवा। तो गांव का कोई खास दोस्त आपका जो रह की याद आता हो, यार उसके साथ खेलते थे यार? हाँ, नहीं, काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे गांव में। हाँ जी, काफ़ी दोस्त हैं। एक तो गिना नहीं पाऊंगा मैं, काफ़ी दोस्त हैं जी। हाँ जी। टाकरी गांव बिल्कुल एक छोटा सा, एक अलग से जैसे होता रहता है ये गांव। तो यहाँ से निकल के इतनी ऊंची बुलंदियों में पहुँचे, तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से शुरुआत की, गांव से, टाकरी से। उसके बाद आप चले गए दिल्ली, चलो वहाँ से आपने पढ़ाई की, अच्छा किया, आवाज़ बहुत बड़े लेवल पे बैठे हैं। तो वहाँ पे रह के सारे बच्चे देख रहे हैं भारत के आपको। कितनी पढ़ाई की आपने, रेगुलर कितने घंटे पढ़ते थे, और उन घंटों में यूट्यूब का सहारा आपने कितना लिया, और यूट्यूब के साथ साथ आपने कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस रखा, एनसीईआरटी या कोई बाहर की किताबें ली? जी, प्रीलिम्स के लिए मैं 12 घंटे मिनिमम रखता था। मैं मिनिमम टाइम रखता था कितना मुझे पढ़ना है। और मेंस के लिए मैं इस अटैम्प्ट में मिनिमम 13 घंटे रखता था। लेकिन अगर वो कोई टॉपिक पूरा नहीं हुआ है तो उससे काफ़ी ऊपर भी टाइम चला जाता था। रेगुलर होता था? हाँ जी, रेगुलर। इतना पढ़ना ज़रूरी होता है? देखिए जी, सबका अपना अपना होता है, बट मैं ये कहूँगा मिनिमम 10 आवर्स तो आपको देना ही होगा। उससे कम में एग्ज़ाम हिलेगा भी नहीं, होगा नहीं। हाँ जी। यूट्यूब का, सोशल मीडिया पे यूट्यूब का सहारा कितना? जी, मैं यूट्यूब का, मैं ऑनलाइन को स्टडी पे इतना फोकस नहीं था मेरा। मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ऑफलाइन, उन्हीं पे फोकस करता था। एनसीईआरटी पे कितना भरोसा? जी, मुझे लगता है एनसीईआरटी, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th-12th की, वो काफ़ी अच्छी हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं लोग। बाकी जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं वो पढ़ सकते हैं, और हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो किया जा सकता है। और बाकी जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस कोचिंग की बुक, और इकोनॉमी के लिए कोई भी बुक उठा सकते हैं किसी कोचिंग की, या इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह,
या फिर नितिन सिंघानिया, बहुत सारी बुक हैं अच्छी अच्छी, वो उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने जैसे ये तो सारा हो गया आपका, तो जैसे आप कोचिंग भी जाते होंगे या फिर कोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कभी महसूस? जी मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी, लेकिन केमिस्ट्री जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं बीएससी नहीं हूँ, तो मैंने उसकी कोचिंग ली थी काफ़ी पहले, 3-4 महीने की। तो उसके बाद फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सोल्व किए थे। बीएससी क्या कुछ नहीं, विस्तार से थोड़ा जी बताइए। हाँ जी, क्योंकि मैं बीटेक हूँ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग से, जो कि यूपीएससी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ़र नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने केमिस्ट्री लिया, क्योंकि मुझे जेईई की तैयारी के दौरान वो अच्छा लगता था। तो केमिस्ट्री जब मैंने लिया, तो क्योंकि मैंने बीएससी नहीं किया था केमिस्ट्री से, मैंने बीटेक किया था, तो उसका थोड़ा केमिस्ट्री का आइडिया लेने के लिए मैंने कोचिंग लिया, थोड़ा अंदाज़ा लेने के लिए। तो यूट्यूब का कभी सहारा नहीं लिया? अच्छा, इस समय आप 8-10 घंटे रोज़ पढ़ते थे, तो क्या गपशप करते थे, मम्मी पापा से बात करते थे, या फिर कोई फिजिकल गेम करते थे, या टीवी देखते थे, या फिर मोबाइल खोल के सोशल मीडिया पे भाई दिमाग को स्ट्रेस ना हो, कभी हम इतना ना पढ़ लें कि पागल ही हो जाए, कई बच्चे दिमाग थोड़ा सा सटक जाता है, पढ़ ले, तो क्या करते थे? जी मैं एज ए बफर मूवीज़ देखता था, और जो अमेरिकन सिटकॉम्स होते हैं वो देखता था, तो उनसे थोड़ा माइंड हल्का हो जाता है लंच के बाद। उसके अलावा मैं सिर्फ पढ़ता था, मैं कोई ज़्यादा किसी के टच में भी नहीं था फ़ोन पे। मेरा सिर्फ रात को एक कॉल होता था घर पे, उसके अलावा कुछ नहीं सर। अच्छा, फ़ोन कौन सा रखते थे? फ़ोन फ़िलहाल मेरे पास नोकिया का है मेरे को। पढ़ाई के दौरान ये टच फ़ोन था या फिर हाँ, टच फ़ोन था। हाँ जी, पढ़ाई के दौरान हाँ जी, हाँ जी। बाकी यूज़ नहीं करते थे? नहीं, यूज़ मैं करता था इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके लिए। ये नहीं खोल के सोशल मीडिया पे ये वो चलते रहो चलते नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको मैं इंस्टाग्राम पे फिर भी फॉलो करता हूँ, थोड़ा मैं देख लेता हूँ मोटिवेशन के लिए। उसके अलावा मैं कोई ख़ास एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे। तो हम दोबारा लौटते हैं नीतीश मौर्य के पास। पहले तो अच्छा चलते, मैं अब आपके पास दोबारा लौटता हूँ। पहले आपकी प्यारी कोई दुल्हन यहाँ अभी तैयार बैठी है कहीं ना कहीं, सब विदेश में करेंगे, मम्मी पापा देखेंगे, आप खुद कर शादी करने वाली है? अभी सर कोई डिसाइड नहीं किया, अभी थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, उसके बाद कौन करेगा? देखते हैं, मम्मी पापा डिसाइड करेंगे। मम्मी पापा करेंगे, ये देख लीजिए, पहला ऐसा ये डीसी मिला है हमें जो मम्मी पापा डिसाइड करेंगे। तो पापा के पास चलते हैं सीधा ही। जी, क्या नाम है? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी, बच्चे की ख्वाहिश कभी आपने ऐसा तो नहीं कहा नहीं नहीं आपको तो भाई डीसी बनना, हमें कुछ नहीं, पहला डीसी, पहला गाँव का, पूरी इंडिया में पहला नंबर, तो कभी आपने तो ज़्यादा वो नहीं किया? नहीं, मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया इसको, ये अपने वॉलंटरी पढ़ता रहा है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों ने बहुत ही अच्छे ढंग से, मैंने को कभी कहना नहीं पड़ा अगर बेटा पढ़ लो, मैंने तो कभी कुछ इनको ये कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना आप ही पढ़ते रहे। मेरे को इस चीज़ की कभी परेशानी ही नहीं हुई। आज भी आप स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हो बच्चों को, बेटे को सम्मानित कर रहे हो, स्कूल डीसी एसपी डीएसपी मंत्री संतरी, और आप स्कूल में बच्चों को आज भी आपका पीरियड कभी मिस ना हो जाए, कभी आपकी घंटी खराब ना हो जाए, बच्चे कभी वंचित ना हो जाए। तो ऐसे पिताजी पहली बार देखें, कहीं जलस तो नहीं है बेटा डीसी बन गया अभी डंडा घुमाएगा हमारे ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी पढ़ाना जारी रखना है, बल्कि बच्चे मेरे से पूछ भी रहे हैं, सर आपके बेटा आईएएस बन गया है तो आप कभी पढ़ाना तो नहीं छोड़ दोगे, हमें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा मेरा इमोशनल हो गया बच्चों के प्रति। जिस स्कूल में ये शिक्षक हैं उस स्कूल में कभी उनका स्कूल का बुरा हो ही नहीं सकता, और मैं सलूट करता हूँ ऐसे शिक्षकों को। बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने से प्यारे बच्चे लगते हैं उस स्कूल के, उस पीरियड, उस कक्षा के जो बच्चे पढ़ते हैं, देख लीजिए। नहीं तो किसी शिक्षक को इतना सरोकार नहीं होता है, क्लास छोड़ी, क्लास से बाहर, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन बच्चों ने पूछा चले तो नहीं जाएंगे, ये रोने लगे। तो आप रो क्यों रहे हो? बच्चों के लिए इतना प्यार है? हाँ, प्यार बहुत ज़्यादा है मेरे को बच्चों से। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अभी आपके बच्चे कहेंगे नहीं पापा आप छोड़ो, आप हम कमा रहे हैं, आप आराम से खाइए? नहीं नहीं, जब तक मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊँगा। तो ये ऐसे पापा सबको मिले। अच्छा मुझे ये बताइए, छोटा डॉक्टर है, बड़ा अभी डीसी साहब बन गए,
और ये विदेश में जा रहे हैं, तो कभी शादी के ऑफर आने शुरू हो गए होंगे, तो कैसे डीलिंग करेंगे लोग आपके पीछे? वो तो देखो, अभी तो इनकी जैसे एज है, जब ये मेरे को जैसे बताएंगे मैं इनके हिसाब से ही शादी करूँगा। जिसमें ये खुश रहेंगे भाई, अपने आप जैसे देख रहे हैं इंटर कास्ट करते हैं या अपनी कास्ट में करते हैं, जैसा ये चाहेंगे वैसा मैं उनके साथ हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो चलो, वो आप जो आपने शुरुआत से बच्चों के पालन पोषण किया, तो शुरू से फ्रेंड बन के रही या पिता बन गए, हिटलर पिता? नहीं, बिल्कुल फ्रेंड। मैं दोनों बेटों से अपना फ्रेंड बन के रहता हूँ। इनके साथ बाहर घूमने जाता हूँ, इनके साथ बैठकर भी बात करता हूँ एज ए फ्रेंड। गपशप भी मारते हो? हाँ, यस। क्या बात है जी, ये है पापा, यानी कि ये हिटलर पापा नहीं है, ये दोस्त हैं। जी बहन जी, क्या नाम बताया आपने? कविता। अच्छा, ये तो दोस्त हैं, और आप? मैं भी जी इनकी ऐसे ऐसे ही हूँ, जैसे जैसे तो दोस्त बता रहे हैं ऐसे ही फ्रेंडशिप। क्या बात है, बहुत ही प्यारी फैमिली है। अच्छा, आपने कभी कहा दोनों बेटों को, एक डॉक्टर को, ये भाई आपको इसने IAS ही बनना है और आपकी इस पे फोकस रखो, पूरे इंडिया में आपने धमाका मचाना है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्रेशर नहीं किया हमने। बस ये था कि ध्यान दिया, तो स्टार्टिंग में इनका मतलब बेस बना दिया था कि जैसे ध्यान देते थे, लेकिन बाद में जैसे खुद का इनका इंटरेस्ट था, अपना खुद का ही। कभी कहना नहीं पड़ा कि आप ये कर, ये वर्क कर लो, ये कर लो, ये कर लो। घर से बाहर नहीं जाना था, बस पढ़ना था। दोनों पढ़े लिखे पति पत्नी आप, और दोनों बच्चे आपने पढ़ा दिए, तो आपका शुरू से ये एम ही था बच्चों को पढ़ाना है? हाँ जी, मेरा शुरू से, जब मुझे टीचर पढ़ाते थे, मेरे टीचर पढ़ाते थे, तब मैं ये सोचती थी कि इनको इतने वर्ड मीनिंग वगैरह, जैसे इंग्लिश पढ़ाते थे टीचर, तो इनको इतना क्या कैसे याद हो जाता है, तो हमें तो याद नहीं रहता। तो मैं ये चीज़ पूछती भी थी कि हमें याद क्यों नहीं रहते। तो मुझे टीचर बनने की मतलब इच्छा थी, बच्चों को पढ़ाना। और आपको कभी दुख होता है आपको पति पत्नी को सरकारी जॉब नहीं मिला? जी होता था, लेकिन अब नहीं है। आप तो बेटे डॉक्टर डीसी, अब क्यों होगा? अब नहीं है, पर अब हाँ ये है कि बस मैं अब खुश हूँ। पहले मैं खुश थी, प्राइवेट स्कूल में पहले भी खुश थी कि ठीक है, चलो गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली तो प्राइवेट में तो मैं एज ए टीचर तो हूँ बच्चों। तो अभी अब लोग कहते नहीं हैं आपको, आप तो नौकरी छोड़ दीजिए, स्कूल में मत पढ़ाइए, आप घर पे रहिए, आप तो आपके पति भी नहीं कहते आपको? कहते हैं जी, कहते हैं जी, लेकिन अभी मेरी इच्छा है पढ़ाने की कि बच्चों को जब तक शिक्षा देश को दे दूँ। तो क्या घर पे रह के बोर हो जाओगी फिर आपकी जिंदगी में? हाँ जी। तो क्या कहते हैं आप घर पे रहिए ना? हाँ जी, अभी तो फिलहाल तो यही है। तो डॉक्टर साहब और डीसी साहब क्या कहते हैं? अभी तो अभी तो कुछ नहीं कह रहे। अब मम्मी घर पे रहिए, ऐसा नहीं कहते? नहीं। तो हिटलर माता जी की पसंद की शादी होगी या फिर नीतीश मौर्य की डॉक्टर साहब की पसंद की शादी? ये जी इनके ऊपर डिपेंड करता है जी, कैसे क्या करते हैं। तो कितनी बार झगड़ा होता है नीतीश के साथ आपस में आपका? कभी नहीं हुआ जी, झगड़ा वगड़ा कभी नहीं हुआ। तो बस उन्हें पीटते था आप नीतीश मौर्य? नो, नहीं जी, मैंने कभी पिटाई नहीं की बच्चों की। नहीं जी, कभी पिटाई नहीं, मैंने बच्चों की कभी पिटाई नहीं की। अच्छा, तो ये शरारती बहुत थे बचपन में? नहीं जी, शरारती भी नहीं थे। शरारती नहीं थे शरारती। तो छोटे वाला बच्चे का क्या नाम है? रजनीश मौर्य। वो शरारती था? नहीं जी, वो बिल्कुल नहीं था शरारती। ओके, क्यों जी, शरारत ज़्यादा करते थे? नहीं, कभी शरारत नहीं की। इन्होंने तो बस केवल पढ़ने से ही मतलब रखा है, हमेशा पढ़ते ही रहे। कभी इन्होंने शरारत करना, थोड़ी देर खेल लिए, वो रिफ्रेशमेंट के लिए, वो बात अलग है, बाकी ये पढ़ते ही रहे। कई माँ बाप को ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना भी दुख दे जाता है, क्योंकि वो अनाथ आश्रम में बैठे हैं और उनके बच्चे इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, हम कहना नहीं चाहते कैमरे के सामने, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ के कब्जा करके बैठे हैं और माँ बाप अनाथ आश्रम में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ाना भी कभी कभी दुख दे जाता है बच्चों को, और आजकल थोड़ा सा डर भी सताने लगा है, कहीं मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ के उनकी तरह हमें भी आश्रम में ना बैठना पड़े, एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। अभी कभी डरते नहीं हो कभी आप, ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दिया कभी हमसे ही दूर ना हो जाए, कभी बुढ़ापे में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना? नहीं, मेरे को विश्वास है अपने बच्चों के ऊपर, आगे कभी में भी मेरे को धोखा नहीं देंगे, लास्ट तक मेरी सेवा करेंगे। क्या बात है जी, बच्चे होते हैं तो नीतीश मौर्य सैल्यूट करता हूँ, मम्मी पापा बड़ा भरोसा। थैंक यू जी, इनका ये भरोसा ही है जो मतलब मुझे इस एग्ज़ाम को हेल्प किया है क्लियर करने में, और ये भरोसा हमेशा बना रहे, बस यही। नीतीश मौर्य, कभी आपको ऐसे लग गया
यार मैंने तो ये सब्जेक्ट ये यूपीएससी के यार गलत पंगा ले लिया, और इससे अच्छा तो हमें यार दूसरा रास्ता आसान था। कहाँ फंस गया नीतीश मौर्य आके, यार होगा या नहीं होगा, कभी मोरल डाउन हुआ वो बीच में कभी आपका? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो किसने हाई किया आपको? नहीं, खुद ही ने आई किया है, कोई और नहीं कर सकता आपकी मदद, कोई भी नहीं कर सकता आपके। मैं कहता हूँ आपके मम्मी पापा भी मदद नहीं कर सकते इसमें आपकी। आपको खुद ही एनकरेजमेंट ढूंढना होगा खुद का। आपको कोशिश करना होगा कि अपनी गलतियाँ एनालाइज करें आप, उसके साथ बैठें। जो क्वेश्चन पेपर में आप कम नंबर ला रहे हैं उसको सोचें अच्छे से, 1-2 घंटा उस पेपर के साथ बैठें और वहाँ से अपने आप को इम्प्रूव करें। वहाँ से आपकी सेल्फ एस्टीम अप होगी और वहीं से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वहीं से ही आप में इम्प्रूवमेंट होगा। तो कभी ऐसा आया वाकया, तो आपने कभी अपने आप को खड़ा किया हो दोबारा से, और आपका ये पहला प्रयास था ये, और बता दीजिए लोगों को पता नहीं। ये मेरा सेकंड सीरियस अटेम्प्ट था। ऑफिशियली ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, ऑफिशियली 5th। सीरियस अटेम्प्ट मेरा सेकंड था। एक बार मैंने इस कॉलेज के बाद 1-2 बार मैंने दे दिया था जस्ट विदाउट प्रिपरेशन, तो उस हिसाब से था मेरा। तो सीरियसली पहली बार? हाँ, सीरियसली सेकंड अटेम्प्ट था। करना है, बस करना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इस बार पूरा था। लास्ट टाइम 21 में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था, उससे पहले इंटरव्यू में रह गया था। तो वहाँ से फिर मैंने अपना स्ट्रेटजी पूरा चेंज किया। जैसे एक वर्ड होता है मैनेजमेंट में, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना, ब्लैंक स्लेट पे लिखना, तो वो मैंने स्टार्ट किया। तो हमारे साथ नीतीश मौर्य, उनकी प्यारी छोटी सी फैमिली बैठी है मेरे साथ, 2 लड़के और मम्मी पापा साथ में, दोनों पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं प्राइवेट कक्षा स्कूल में। और मैं आपको बताता चलूँ, नीतीश मौर्य कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साहब यहाँ से आग निकलनी चाहिए, गोल आपका फिक्स होना चाहिए। आप हवा में तीर मारते, हम हुए नहीं साहब। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। अगर आप गरीब मरेंगे वो आपकी कमी है, आपके माँ बाप की, पड़ोसी की, यारा प्यारा रिश्तेदार, किसी की भी कमी नहीं है। आपकी सोच पे डिपेंड करता है आप गरीब रहना चाहते हैं या अमीर। क्योंकि अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो अमीर कैसे बनेंगे साहब? आप खाने में के समय भी मिर्च रोटी की सोचेंगे तो रसगुल्ला और मोहन भोग कैसे मिलेगा आपको? अरे भाई कम से कम सोच तो बड़ी सोच लीजिए, उसके क्या पैसे लगते हैं सोचने के? तो साहब इतना ही कहूँगा, नीतीश मौर्य बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही नाइस पर्सन। 90वां रैंक है इनका ऑल ऑफ इंडिया के अंदर। और हम बताते चलें, दलित वर्ग में पूरे भारत में पहला नंबर है नीतीश का। जनरल कोटे से आएंगे। और साहब इनके सपना साहब पब्लिक डीलिंग नहीं, विदेश में विदेश की नीतियों को प्रचार, हमारे देश की नीतियों का प्रचार करना है। नीतीश, चलते चलते एक बात मेरे जहन में है, ये आईएएस की जो चेयर है इसके लिए बच्चों ने दोबारा पेपर दिया है। कई आ भी गए, कई फिर फेल हो गए, वो के फिर देंगे हम, हमें तो बस डीसी बनना है। और आप आईएफएस जो विदेश में जो जाएंगे, आप उसके लिए आप डीसी बन सकते हैं, रोज़ पूरे ज़िले के मालिक बन के बैठ सकते हैं, हज़ारों लोग की पब्लिक डीलिंग हो सकती है आपकी, आगे पीछे कमांडो समांडो, लाल बत्ती, गाड़ी घोड़े बंगले सब आपको, वो तो देखिए यहाँ भी मिलेंगे। लेकिन फिर आपने ये सोचा क्या, ये मतलब लोग इस ओर भाग रहे हैं, आप उस ओर भाग रहे हैं? जी, मुझे लगता है अभी बहुत से बच्चे जो है आईएफएस लेते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है टॉप 100 में कम से कम 10-11 बच्चे होंगे जिन्होंने आईएफएस लिया है इस साल भी। तो ये सर्विस छोटी है, 38 बच्चों की सर्विस है। आईएएस बड़ी सर्विस होती है, 180 बच्चों की। 180 बच्चे आईएएस में, और सिर्फ में 38 बच्चे ही हैं आईएफएस में। में ये दोनों कैटेगरी बराबर होती है? हाँ जी, आईएफएस और आईएएस दोनों ये टॉप रैंक होती हैं। उसके बाद फिर ये आईपीएस और आईआरएस ये नीचे रैंक पे जाती हैं। हाँ जी। तो कभी मूड करे नहीं हम यहाँ से दोबारा आईएएस पे आ जाएं, तो आ सकते हैं आप? नहीं जी, एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपका रैंक वही रहेगा, उसी में आपका प्रमोशन होगा, वहीं पे आपका पोस्टिंग होगा। तो कुछ और कहना चाहते हैं हम? मैं यही बोलना चाहता हूँ जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं कि आप अच्छे से पढ़िए, जो भी सोर्स है उस पर स्टिक कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और अपने कमियों को एनालाइज कीजिए, उन्हें ख़त्म कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क कीजिए। बस यही मैसेज होगा मेरा। जी, आप शिक्षक हैं, दोनों पढ़ाते हैं। एक बात चलते चलते आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं अभी नीतीश मौर्य को देखेंगे
तो पूरे भारत के माँ बाप ये चाहेंगे मेरा बच्चा भी आई डीसी बन जाए, डीसी कुर्सी पे बैठे। तो हर बच्चा डीसी बन नहीं सकता, सभी डीसी बनेंगे तो फिर और बाकी कुर्सियाँ और काम को कौन करेगा। तो सबकी इच्छा ये होती है, मैं बनना चाहता हूँ स्पोर्ट्समैन, मैं बनना चाहता हूँ कुछ, मैं वो कुछ को गायकार, कोई फिल्म में हीरो को कुछ। सबकी इच्छाएं मार के माँ बाप लट लेके पीछे पड़ जाते हैं। नहीं तेरे को तो ये करना है, नीतीश मौर्य ने कर लिया। तो सब उन माँ बाप को कुछ कहना चाहेंगे, सभी नीतीश मौर्य नहीं बन सकते, सबकी अलग फीलिंग, सबकी अलग अलग इच्छा होती है। नहीं देखो, बच्चों की जो इंटरेस्ट हो ना उसके हिसाब से ही उसी में ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों को इंटरेस्ट हो उसमें, जैसी उसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से लेकर चलना चाहिए। अगर उसके ऊपर ज़्यादा के ना प्रेशर डालोगे तो दूसरी साइड में भी बच्चे चले जाते हैं, जैसे सुसाइड वगैरह होता है ऐसे चले जाते हैं। तो ऐसे प्रेशर नहीं करना चाहिए बच्चों के ऊपर। जो बच्चों को जहाँ इंटरेस्ट हो और इंटरेस्ट लेकर जो चीज़ करना चाह रहे हैं वही करना चाहिए। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेके, सब नीतीश मौर्य नहीं बन सकते? नहीं, हर कोई बन सकता है, उससे बड़ा भी बन सकता है। बन सकता है, लेकिन किसी की फीलिंग, इच्छा सब अलग अलग होता है। नहीं, एक्चुअली बहुत सारे अच्छे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है इंडिया। सिर्फ सिविल सर्वेंट ही नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड है और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से अपने करियर को परस्यू करना चाहिए। नीतीश मौर्य, एक वादा और कर दीजिए पब्लिक के सामने, जितने IAS IPS वगैरह जो लगते हैं, मैं एक वादा करवाता हूँ साहब, गरीब लोगों की ना पहले कोई सुनता था ना कोई आज सुनता है। गरीब दबे हैं, दबे ही रहेंगे, और गरीब हर वर्ग में होते हैं, ना किसी विशेष जाति के। साहब उनके सुनने वाला कोई नहीं, तो वो पीछे खड़े होते हैं दबे कुचले, ऑफिस में बुलाते हैं उनको 10 बार, उनके काम नहीं होते। और वहीं कोई अच्छे कुर्ते पजामे पहन के डायरी पेन लेके आता है, उनका फटाफट काम हो जाता है, उनको कह देते कल आना कल आना कल आना। तो मैं वादा चाहता हूँ आपसे, पीछे फटे पुराने कपड़े में लाइन में जो खड़ा है उसको सबसे पहले आगे लाके काम करेंगे, या फिर आप भी पुराने पैटर्न पे ही काम करेंगे? जी, मैं अपना सर्विस के विद रिस्पेक्ट बता सकता हूँ। इंडियन फॉरेन सर्विस जब एक डिप्लोमेट रिप्रेजेंट करता है दूसरे कंट्री में 140 करोड़ लोगों को, तो सबसे ज़्यादा लास्ट मैन इन द लास्ट रो का ख्याल होता है, और उसी मैक्सिम पे इंडियन फॉरेन सर्विस काम करती है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर पाऊँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहन जी, आपका भी थैंक यू। तो दादी जी की तस्वीर थोड़ी दिखा दीजिए, हमारे साथ इनकी दादी जी बनी हुई है, ये खास तस्वीर देख लीजिए। और दादी थोड़ा सुनाई नहीं था, उनसे बात करते थोड़ा ऊंचा सुनती हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि नीतीश मौर्य को मैं सैल्यूट करता हूँ। नीतीश मौर्य वो शख्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल परिवार, बिल्कुल सिंपल घर से हैं। ये छोटा सा घर है इनका, छोटा सा घर। और साहब आप अपने माँ बाप को हमेशा तंग करते हैं, मुझे 1000 रुपये जेब खर्चा चाहिए, मुझे टाई चाहिए, मुझे कोट चाहिए, मुझे पैंट चाहिए, तो हम रैंक लाएंगे, तो हम स्कूल में जाएंगे, आपकी वजह से हम फेल हो गए। साहब पैसे से कोई पढ़ाई नहीं होती। अगर आप पैसे से पढ़ाई, अगर मज़ा ऐश करना है तो होटल में जाइए, बिजनेस करता, अगर बिजनेस करता है तो साहब बिजनेस बाहर होता है। पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है, पैसे से कभी पढ़ाई नहीं होती। सिंपल परिवार, सिंपल घर और सिंपल गांव रेवाड़ी, बिल्कुल पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। और यहाँ से ये बच्चा जा सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? किसी भी फील्ड में जाइए, अपना बेस्ट कीजिए, अपना गोल निश्चित कर लीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।